हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे बेंडिंग ऑफ बीम्स। सबसे पहले बीम क्या होता है? ए बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन whose length is large as compared to its breadth and thickness। तो बेसिकली बीम का क्या मतलब होता है कि सपोज आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर बार है यहाँ पे, ठीक है। उसका लेंथ एल है, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है बी, और थिकनेस कितनी है डी है, ठीक। तो अगर एल का मान बहुत ज़्यादा हो बी और डी के कंपैरिजन में, तो इस स्ट्रक्चर को या इस रेक्टेंगुलर बार को क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे, ठीक है। ओके। इन इक्विलिब्रियम रीस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू बेंडिंग कपल। अब बेंडिंग कपल क्या होता है? बेसिकली आपके पास बीम है, बीम को बेंड करो, बीम के ऊपर एक फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? बीम थोड़ा सा झुक जाएगी, है ना। तो प्रॉपर तरीके से देखना हो तो यहाँ पे हमारे पास ये सपोज हमने क्या किया है, ये हमारे पास ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये एक बीम है, एक बीम का स्ट्रक्चर था। तो हमने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया या एक वेट लटका दिया। तो वेट लटकाने की वजह से क्या होगा? बीम नीचे की तरफ झुक जाएगी, ठीक। तो जब बीम नीचे की तरफ झुकेगी तो यहाँ पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा बीम के ऊपर। हमने क्या किया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या होगा? बीम में इंटरनल एक फोर्स जनरेट होगा। तो जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो ये कैसे हो गया है? कर्व हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे एक कपल काम किया है। कर्व होने का मतलब क्या है? एक कपल काम करेगा या एक टार्क काम करेगा। और वो टार्क किसकी वजह से होगा? वो टार्क होगा जो यहाँ पे आपने वेट लटकाया है या फोर्स लगाया है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक होगा टार्क, बेंडिंग टार्क या बेंडिंग कपल। जो आप एक्सटर्नल टार्क दे रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? बेंडिंग कपल। और इसके अंदर, इस बीम के अंदर एक खुद का टार्क जनरेट होता है जिसे बोला जाता है रीस्टोरिंग कपल। तो आसान तरीका क्या है समझने के लिए? आसान तरीका ये है कि सपोज आपके पास एक स्प्रिंग है, लीनियर मोशन से समझते हैं। बीम में कैसा मोशन होगा? रोटेशनल, रोटेशनल वाइब्रेशन। बीम यहाँ पे आप लटकाओगे, लटका के अगर सपोज हम यहाँ पे फोर्स लगा के छोड़ दें तो बीम क्या करेगा? ऊपर नीचे, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ऐसे करते करते एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा, अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको समझना है तो हम समझते हैं लीनियर मोशन से। सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग की साइज बढ़ जाएगा। छोड़ देंगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग थोड़ा ऑसिलेट करेगा और फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो स्प्रिंग में क्या होता है? एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर जनरेट होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो आपने बाहर से लगा के उसे खींचा। तो रीस्टोरिंग कपल होता क्यों है? रीस्टोरिंग कपल इज ड्यू टू elasticity, बेंडिंग कपल इज ड्यू टू एक्सटेंड वेट। यानी जो आपने एक्सटर्नल वेट लगाया है या एक्सटेंडेड वेट जो लगाया है उसकी वजह से जो कपल होता है, ये जो टार्क होता है उसे बोला जाता है बेंडिंग कपल। और जो बीम के अंदर जो एक खुद का टार्क जनरेट होगा जो इस बेंडिंग कपल का विरोध करेगा उसे क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग कपल, ठीक है। तो अगर बीम इक्विलिब्रियम में है यानी मोशन नहीं कर रहा है बीम, तो इसका मतलब है दोनों टार्क बराबर होंगे। बीम में किसी तरीके का कोई मोशन नहीं, आपने यहाँ पे वेट लटकाया, बीम ऐसे रुका हुआ है इसी पोजीशन। तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन जब बोलेंगे तो इस केस में क्या होगा? बेंडिंग कपल इज इक्वल टू रिस्टोरिंग कपल, सिंपल, ठीक है। प्लेन ऑफ बेंडिंग, प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होता है? बहुत आसान है। तो ये अगर हम यहाँ पे एक प्लेन कंसीडर कर लें, बीम ये है आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये बीम है और अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचे जो कि प्लेन बनाएगा, तो ये जो प्लेन होगा यानी जिसमें बेंडिंग हो रही है उसे क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ बेंडिंग परपेंडिकुलर टू द बीम। ये क्या होगा? प्लेन ऑफ बेंडिंग। इस प्लेन में बेंडिंग हो रही है, जिस प्लेन में बीम की बेंडिंग हो रही है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्लेन ऑफ बेंडिंग। बहुत आसान है, ठीक है। तो द प्लेन in which bending takes place, the plane in which bending takes place,
ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ बेंडिंग। फिर इसमें आ जाते हैं इनर फिलामेंट्स। बेसिकली हम बीम को क्या मान सकते हैं, सपोज ये बीम जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलके बनी हुई है ना, डिफरेंट लेयर होगा। तो एक लेयर इसके अंदर ये है, सपोज नीचे वाला लेयर है, एक लेयर इसके ऊपर है, यहाँ पे है बीम का, और एक लेयर इसका ये डॉटेड डॉटेड है। ये बेसिकली वन डायमेंशन में तो लाइन दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में क्या है, एक प्लेन है, ऐसे जा रहा है बीम में, है ना, यानी स्क्रीन को कट करते हुए एक प्लेन जा रहा है। ये हो गया, और एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। थ्री डायमेंशन में अगर विजुअलाइज करें बीम को, तो ए बी जो है, यानी ये ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये क्या है, एलोंगेटेड है। सी डी जो है वो क्या है, ए बी आपके पास क्या है, एलोंगेटेड, यानी जैसे ही वेट आप लगाओगे ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलोंगेटेड, बढ़ी हुई होगी। इनिशियल वैल्यू कुछ और रही होगी, जैसे ही वेट लटकाओगे तो ए बी में खिंचाव जनरेट होगा। सी डी में क्या है, सी डी थोड़ा सा शॉर्टेंड हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा वेट की वजह से। यहाँ पे जो आपने एक्सटेंडेड वेट लटकाया है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ए बी जो है, यानी जो आउटर वाला है एलोंगेटेड, वो उसमें खिंचाव आएगा, वो बढ़ जाएगा। सी डी में क्या होगा, सी डी छोटा हो जाएगा, और एक लेयर बीच में होगी यहाँ पे, जिसमें ना तो खिंचाव, ना तो वो इंक्रीज होगा उसका लेंथ, ना तो डिक्रीज होगा, उसको बोलेंगे न्यूट्रल सरफेस। ईएफ को क्या बोलते हैं, ईएफ को बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस। तो न्यूट्रल सरफेस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेट के पहले जितना इसका डिस्टेंस था ईएफ का, उतना ही वेट लटकाने के बाद है, इसीलिए इसको न्यूट्रल, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो ए बी जो है आपका वो एलोंगेटेड है, सी डी जो है आपका वो क्या है, शॉर्टेंड है, और एक रहेगा आपके पास सरफेस जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रल सरफेस। ये हो गया। न्यूट्रल एक्सेस किसे बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सेस बीम में किसे बोलेंगे, द सेक्शन ऑफ द न्यूट्रल सरफेस बाय द प्लेन ऑफ बेंडिंग। सॉरी। तो ये बेसिकली हमने क्या बोला, ये एक प्लेन है जो ऐसे कट करते हुए स्क्रीन को जा रहा है। तो ये एक प्लेन है, तो ये प्लेन कैसे होगा, अगर इसको हम बनाएं, एक प्लेन बनाएं, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा कट करते हुए। तो ये प्लेन और प्लेन ऑफ बेंडिंग जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, उससे जो एक्सिस बनेगी, तो ये हो गया आपके पास न्यूट्रल सरफेस, मैंने बताया ये न्यूट्रल सरफेस हो गया, ये प्लेन ऑफ बेंडिंग हो गया। ये दोनों आपस में जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे, उस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये लाइन जो होगी, यही आपकी हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस। क्या होगी ये, न्यूट्रल एक्सिस। द सेक्शन ऑफ द न्यूट्रल सरफेस EF by the plane of bending which perpendicular to it is called the neutral axis। ठीक है, प्लेन ऑफ बेंडिंग के परपेंडिकुलर होगा, इसी EF को बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस। प्लेन ऑफ बेंडिंग और न्यूट्रल सरफेस के इंटरसेक्शन से जो आपको मिलेगा उसे बोला क्या जाता है, प्लेन ऑफ, सॉरी, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी। प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होता है, जिसमें बेंडिंग हो रही हो। न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, जिसमें वेट लटकाने से पहले और वेट लटकाने के बाद कोई चेंज ना आए। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल सरफेस और प्लेन ऑफ बेंडिंग का इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा, वहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, और ये लाइन क्या होगी, प्लेन ऑफ बेंडिंग के परपेंडिकुलर होगी, तो ये जो लाइन होगी इसी को बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस।